हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज चैप्टर सेकंड जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड है। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। मीनिंग क्या है इसके? निर्देश में एकता का अर्थ है कि एक कर्मचारी को सिर्फ अपने श्रेष्ठतर से ही निर्देश लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी भी कर्मचारी को एक से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठों से निर्देश नहीं मिलना चाहिए। इस तरह इसका अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक बॉस, एकल निर्देश। यानी जो निर्देश मिलना चाहिए, जैसे हमने पिरामिड का पढ़ा कि एक को कौन निर्देश, ए किसको निर्देश दे रहा है? बी को। बी किसको निर्देश दे रहा है? सी को। तो निर्देश की एकता क्या है कि ए जो है सिर्फ बी को ही निर्देश दे सकता है, वो अच्छा है। वो ए सी को निर्देश नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए निर्देश की एकता का क्या अर्थ है कि एक कर्मचारी को सिर्फ अपने श्रेष्ठतर से ही निर्देश लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी भी कर्मचारी को एक से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठों से निर्देश नहीं मिलना चाहिए। इस तरह इसका अर्थ हुआ प्रत्येक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक बॉस या एकल निर्देश होना चाहिए। परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि चाहे कोई भी कार्यवाही हो, एक कर्मचारी को सिर्फ एक श्रेष्ठता से ही आदेश मिलना चाहिए। कि कोई सा भी कर्मचारी हो, उसको सिर्फ एक से ही आदेश मिलना चाहिए। फिप्नर व प्रेथस कहते हैं कि निर्देशों में एकता की अवधारणा यह मांग करती है कि किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और सिर्फ एक नेता के प्रति जवाबदेह हो। कि किसी भी जो निर्देश है, किसी भी संगठन है, उसका सिर्फ प्रत्येक में से एक सदस्य किसी नेता के लिए जवाबदेह हो, किसी एक के लिए जवाबदेह हो। डिमोक और डिमोक कहते हैं कि निर्देश की एक श्रृंखला की उत्पत्ति निर्देश की एकता से होती है, जिसका ये सिद्धांत यह है कि प्रत्येक कर्मचारी का मात्र एक वरिष्ठ होना चाहिए। कि प्रत्येक कर्मचारी का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। प्रत्यक्ष में तर्क, आर्गुमेंट्स फोर। तो क्या कहते हैं कि संगठनों में भ्रम और हेर फेर की स्थिति से बचने के लिए निर्देशों में एकता की अवधारणा को लागू करना अनिवार्य है। कि जो भी संगठन है, उसकी भ्रम जो हो रही है, हेर फेर की स्थिति से बचने के लिए क्या होनी चाहिए? निर्देश की एकता की अवधारणा लागू होना जरूरी है। निर्देशों में द्वैधता और बहुलता कर्मचारी को भ्रम और परस्पर विरोधी स्थितियों में रखती है। जैसे किसकी कहा माने, जैसे कि किसका कहा माने और क्या माने। कोई आगे से निर्देश देगा तभी तो हम किसी का कहा मानेंगे, या वो क्या कहना चाहता है, क्या करवाना चाहता है, वो हम मानेंगे। इसके अलावा एक अधीनस्थ एक श्रेष्ठतर को दूसरे श्रेष्ठतर के विरुद्ध करके आदेशों की उपेक्षा कर सकता है, जो सांगठनिक लक्ष्य को नुकसान पहुंचाता है। कि जो एक श्रेष्ठतर है, जो एक बॉस है, अगर दूसरे बॉस से लेता है तो क्या हो जाए? एक दूसरे के विरोध में हो सकता है, जिससे संगठन का क्या होगा? नुकसान होगा। निर्देश में एकता के सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण समर्थक हैं हेनरी फ्योल। उन्होंने दावा किया कि अगर इसका उल्लंघन किया गया तो प्राधिकार कमजोर होगा, अनुशासन संकट में आ जाएगा, व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी और स्थिरता पर खतरा पैदा हो जाएगा। जैसे ही दो श्रेष्ठतर एक ही व्यक्ति या विभाग पर अपना प्राधिकार जमाते हैं, वैसे ही चारों ओर बेचैनी फैल जाती है और अगर यह जारी रहा तो अव्यवस्था बढ़ती रहे। यह रोग बाहरी शक्ति से प्रभावित किसी अव्यवस्था के रूप ले लेता है। यह सांगठनिक स्वास्थ्य की पुनः स्थापना में सामने आता है या पूरा निकाय ही गायब होने लगता है। किसी भी हालत में संगठन दोहरे निर्देश के अनुसार अनुकूलित नहीं होता। कि दो जनों का अगर निर्देश लें तो वो जो संगठन है वो अनुकूलित नहीं होता है। फ्योल के अनुसार क्या कहते हैं? फ्योल के अनुसार दोहरे निर्देश के द्वारा निम्न कारक सामने आते हैं। कौन कौन से आते हैं?
कि प्राधिकार को 2 सदस्यों के बीच बांटना, कि जो भी उनका प्राधिकार है उसको 2 सदस्यों के बीच में बट जाता है। विभागों के बीच अपूर्ण सीमा निर्धारण होना, अलग अलग विभागों के बीच कार्यों को लगातार जोड़ा जाना और स्वाभाविक घालमेल और कर्तव्यों का खराब तरीके से तय होना। गुलिक और उर्विक गुलिक और उर्विक ने भी निर्देश में एकता के सिद्धांत का समर्थन किया है। क्या किया इन्होंने? इसका समर्थन किया है। वे मानते हैं कि एक आदमी 2 आदमियों या 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता है, कि कोई एक आदमी है 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता है। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई किसकी बात माने, कि पहले मालिक की बात माने या दूसरे मालिक की बात माने। इसलिए उन्होंने नतीजा निकाला कि सरकार में सुप्रबंधित प्रशासनिक इकाइयाँ निर्विवाद रूप से एक प्रशासक के नेतृत्व के अंतर्गत होती है। गुलिक इस सिद्धांत के महत्व की व्याख्या करते हैं। क्या व्याख्या करते हैं? तो निर्देश में एकता के सिद्धांत का बेलोज अनुसरण करने में कई ऊटपटांग बातें हो सकती है, लेकिन इस सिद्धांत के उल्लंघन से निश्चित तौर पर पैदा होने वाले भ्रम, अकुशलता और गैर जिम्मेदारी की तुलना में नग्न है। विरोध में तर्क आर्गुमेंट अगेंस्ट कई विद्वानों ने निर्देशों में एकता के सिद्धांत का विरोध भी किया। सेकलर और हडर्सन दलील देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही बॉस की अवधारणा वास्तव में जटिल सरकारी स्थिति में अब बिरले ही देखने को मिलती है। निर्देश की सीधी रेखा से परे कई अंतर्संबंध मौजूद होते हैं, जिन्हें व्यवस्थित और प्रभावी प्रदर्शन के लिए कई व्यक्तियों के साथ काम करने और उन्हें रिपोर्टिंग करने की जरूरत पड़ती है। सरकार में एक प्रशासक के कई बॉस होते हैं, लेकिन वह किसी की उपेक्षा नहीं कर सकता। एक से उसे नीति निर्देश मिल सकते हैं, दूसरे से कर्मचारी निर्देश, तीसरे से बजट, चौथे से आपूर्तियां और साजो सामान। जेडी मिलेट निर्देशों में एकता के साथ पर द्वैध देखरेख के सिद्धांत की वकालत करते हैं। वे तर्क देते हैं कि निर्देश में एकता की अवधारणा का इस एहसास से मेल होना चाहिए कि किसी भी पेशेवर किसी भी गतिविधि की देखरेख द्वैध हो सकती है। तकनीकी पेशेवर और प्रशासनिक, ये 2 प्रकार की देखरेख अलग अलग व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है, कि जो तकनीकी है और जो प्रशासनिक है। तकनीकी में क्या आ गया? आपके इलेक्ट्रिकल आ गए, पूरी चीज़ होगी, और प्रशासनिक में क्या आ गया? जो आपकी कार्य व्यवस्था होगी वो आ गई। तो ये जो देख रेख है ये सिर्फ 2 प्रकार के अलग अलग व्यक्तियों द्वारा ही की जा सकती है। एक व्यक्ति दोनों चीज़ नहीं कर सकता है। जो प्रशासनिक है वो प्रशासनिक देखेगा, और जो इलेक्ट्रीशियन है वो इलेक्ट्रिक के जो कार्य हैं वो देखेगा। पहली का सरोकार काम के करने में पेशेवर योग्यता से हो सकता है, जबकि दूसरे की दिलचस्पी काम के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और भौतिक संसाधनों के कुशल उपयोग में हो सकती है। वह नतीजा निकालते हैं कि यह बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि किसी भी समय कोई कर्मचारी परस्पर विरोधी निर्देशों के अधीन नहीं होता है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्देश में एकता का सिद्धांत और विशिष्टीकरण का सिद्धांत परस्पर विरोधी होते हैं। वे कहते हैं, संगठन में प्राधिकार के सबसे अहम प्रयोगों में से एक निर्णय लेने के काम में विशिष्टीकरण लाना, ताकि हर निर्णय संगठन में वहीं पर लिया जाए जहां वह सर्वाधिक विशिष्टता के लिए जा सकता है। अगर किसी स्कूल विभाग में कोई अकाउंटेंट एक शिक्षक के अधीन है तो उसके काम के तकनीकी अकाउंटिंग के पहलुओं की बाधा सीधे निर्देश वित्त विभाग जारी नहीं कर सकता है। उसी प्रकार लोक निर्माण विभाग में मोटर गाड़ियों का निर्देश फायर ट्रक चालक को मोटर गाड़ियों के औजारों की देखरेख पर सीधे आदेश नहीं दे सकता है। ये आपके उदाहरण बताए गए हैं।
F.W. टेलर कहते हैं, F.W. टेलर ने भी निर्देश में एकता के सिद्धांत को खारिज किया है कि निर्देश में एकता के सिद्धांत को क्या किया है, उन्होंने खारिज किया है। इसके स्थान पर उन्होंने कार्यात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा की वकालत की, जिसके अंतर्गत एक कर्मचारी को 8 निरीक्षकों या कार्यात्मक फोरमैनों से आदेश मिलते हैं। यह विशिष्टीकरण और विशेषज्ञ निरीक्षण को सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त निर्देशों में एकता की अवधारणा निम्न 2 कारकों से भी प्रभावित होती है जो आधुनिक संगठनों के बढ़ते आकार और जटिलता का परिणाम है। सबसे पहला है, बहुल नेतृत्व वाले निकायों जैसे बोर्ड और आयोग को ब्यूरो एक व्यक्ति के नेतृत्व वाली के विपरीत अपनाया जाना कहा जा सकता है। सेकंड क्या है, तो स्टाफ और सहयोगी एजेंसियों की बढ़ती संख्या और प्रभाव जिसमें विशेषज्ञ होते हैं। नियंत्रण का दायरा, स्पैन ऑफ कंट्रोल, क्या है इसका मीनिंग? नियंत्रण के दायरे के सिद्धांत का अर्थ है अधीनस्थों या कार्यों की इकाइयों की वह संस्था जिसे कोई अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर निर्देशित, नियंत्रण और निरीक्षित कर सकता है। इसे नियंत्रण के दायरे के नाम से जाना जाता है। डिमोक के अनुसार नियंत्रण का दायरा किसी उद्यम के प्रमुख कार्यकारी और उसके मुख्य सहायक अधिकारियों के बीच होने वाले सीधे, आदतन संचार संपर्कों की संस्था और सीमा है। पदानुक्रम के साथ संबंध क्या है इसके? पदानुक्रम एवं नियंत्रण के दायरे के बीच एक निकट संबंध है। एक पदानुक्रमिक संगठन में स्तरों की संख्या एक उच्चतर अधिकारी के नियंत्रण दायरे पर निर्भर करती है। संकुचित या लघुत्तर नियंत्रण दायरा संगठन में स्तरों की संख्या को बढ़ाता है और एक लंबी संरचना का निर्माण करता है, जबकि नियंत्रण कर व्यापक या वृहद दायरा स्तरों की संख्या को कम करता है और एक सपाट संरचना को जन्म देता है। सीमा संबंधी दृष्टिकोण, व्यू ऑफ लिमिट्स। लोक प्रशासन व नियंत्रण के दायरे का सिद्धांत फ्रांसीसी प्रबंधन सलाहकार V.A. ग्राइकनस द्वारा मनोविज्ञानिक में व्याख्यात ध्यान के दायरे की अवधारणा से जुड़ा है। यह अवधारणा कहती है कि उन अनेक कार्यों की एक सीमा होती है जिन पर एक बार कोई ध्यान दे सकता है। दूसरे शब्दों में, एक मनुष्य के ध्यान का दायरा सीमित है क्योंकि मानवीय क्षमता और ध्यान की सीमा होती है। इस तरह यह कहता है कि नियंत्रण के दायरे की एक सीमा होती है जो कुछ नहीं बल्कि श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा अधीनस्थों के निरीक्षण के काम में लगाया गया ध्यान का दायरा है। लेकिन नियंत्रण के दायरे की ठीक सीमा पर विभिन्न विद्वानों की राय अलग अलग है। तो सर इयान हैमिल्टन महसूस करते हैं कि एक पर्यवेक्षक 3 या 4 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। V.A. ग्राइकनस ने पाया कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति 5 से 6 अधीनस्थों के कार्यों का सीधे पर्यवेक्षण कर सकता है। लिंडन ओरविक कहते हैं कि उनका क्या मानना है कि उच्चतर स्तरों पर एक श्रेष्ठ व्यक्ति 5 से 6 अधीनस्थों को पर्यवेक्षण कर सकता है, जबकि निम्नतर स्तरों पर नियंत्रण का दायरा 8 से 12 है, जहां कार्य ज़्यादा सरल और रोजमर्रा का है। लॉर्ड हॉल्डेन और ग्राहम वॉलेस का मानना है कि एक प्रमुख कार्यकारी बिना अतिरिक्त भार वहन किए 10 से 12 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। अमेरिकी मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कहा कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति 9 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है।
V.A. ग्राइकनस के अनुसार किसी कार्यकारी के प्रति जवाबदेह अधीनस्थों की संख्या अंकगणितीय रूप से बढ़ती है, जबकि संभावित संबंधों की संख्या रेखागणितीय रूप से बढ़ती है। इसी वजह यह है कि पर्यवेक्षण व्यक्तिगत अधीनस्थों तक नहीं सीमित रहता, बल्कि इसमें उनके परस्पर संबंधों के सभी संभावित योग शामिल होते हैं। पर्यवेक्षित होने वाले सभी संबंधों की कुल संख्या होगी सीधे सकल, संकर, सीधे समूह। उनकी विचारधारा की गणितीय रूप में निम्न रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो n/2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस में n-1, जहां n है पर्यवेक्षक के प्रति सीधे जवाबदेह अधीनस्थों की संख्या। हालांकि नियंत्रण के दायरे की ठीक संख्या पर कोई एकमत नहीं है, मगर इस बात पर प्रशासन के विद्वानों की सामान्य सहमति है कि दायरा जितना छोटा होगा, परिणामतः श्रेष्ठ अधीनस्थ संपर्क उतना अधिक होगा तथा नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन उतना अधिक प्रभावी होगा। मगर सैकलन हडर्सन का दृष्टिकोण अलग है। वे कहते हैं कि अत्यधिक सीमित नियंत्रण के दायरे में खतरे होते हैं। जो अत्यधिक सीमित नियंत्रण होता है उसके दायरे में क्या होता है? खतरा होता है। जैसे अधीनस्थों का विस्तृत पर्यवेक्षण और नतीजन उन्हें प्रोत्साहित कर पाने और उनकी क्षमताओं का पूरी तरह इस्तेमाल करने में असफलता मिलती है। यह भी संभव है कि छोटे नियंत्रण के दायरे का अर्थ निर्देशों की लंबी श्रृंखला हो सकती है। तो निर्धारक कारक क्या हैं? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्या है? नियंत्रण के दायरे की ठीक लंबाई निम्न कारकों पर निर्भर करती है। कार्य किस पे निर्भर करती है? सबसे पहला है कार्य इसका आशय पर्यवेक्षित होने वाले कार्य के प्रकार प्रकृति से है। नियंत्रण का दायरा ज़्यादा होता है, जबकि पर्यवेक्षित होने वाला कार्य सरल, दैनिक, यांत्रिक और सजातीय चरित्र का होता है, बजाय उस स्थिति के जहाँ कार्य जटिल, गैर दैनिक, बौद्धिक और विषम चरित्र का होता है। सेकंड है, सबसे पहला है कार्य, सेकंड है आपका समय। इसका तात्पर्य संबंध संगठन की आयु से है। नए संगठनों की तुलना में पुराने संगठनों में नियंत्रण का दायरा अधिक होता है। इसका कारण यह होता है कि पुराने संगठन में चीजें स्थिरता प्राप्त कर लेती है और नए संगठनों में कुछ ही पूर्वाधिकारी होते हैं। स्थान इसका आशय पर्यवेक्षित होने वाले कार्यों के स्थान से है। नियंत्रण का दायरा तब ज़्यादा होता है जब पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित होने वाले अधीनस्थ एक ही छत के नीचे होते हैं, बजाय उस स्थिति के जब सभी अधीनस्थ अलग कमरों में पर्यवेक्षक से कुछ दूर काम करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में लिंडन ओरविक ने सीधे पर्यवेक्षण और बॉस तक पहुंच के बीच यह अर्थ संप्रेषित करते हुए फर्क किया कि जब एक पर्यवेक्षक सीधे तौर पर सिर्फ चंद अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है, वह संगठनों में अधीनस्थों को उस तक पहुंच उपलब्ध कराते हुए कुछ लचीलापन ला सकता है। व्यक्तित्व इसका आशय पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षित की योग्यता से है। जब पर्यवेक्षक समझदार, ऊर्जस्वी और तेज तर्रार होता है तो नियंत्रण का दायरा ज़्यादा होता है, जबकि पर्यवेक्षक के कमज़ोर, मूर्ख और अयोग्य होने पर यह कम होता है। ठीक उसी तरह अधीनस्थों के प्रशिक्षित और अनुभवी होने पर नियंत्रण का दायरा ज़्यादा होता है और उनके अप्रशिक्षित और अयोग्य होने पर कम होता है। उपरोक्त कारक के
उपरोक्त कारक में अतिरिक्त नियंत्रण का दायरा निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक है इसके? प्राधिकार का प्रतिनिधि, संगठन की परंपराएं और परिवेश, पर्यवेक्षण की तकनीकें। कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन 1972 की रिपोर्ट के अनुसार नियंत्रण का दायरा निम्न मामलों में बड़ा होता है। कौन कौन से मामलों में होता है? तो फर्स्ट है ओजस्वी, कुशल, बुद्धिमान और योग्य श्रेष्ठतम अधिकारी होना, योग्य सुप्रशिक्षित और अनुभवी अधीक्षक होना। यदि काम रूटीनी, दोहराव, अनुमान योग्य और एक समान हो तो सुनियोजित काम, स्टाफ सहायता का उपयोग करना, विभिन्न प्रभावी संचारों का इस्तेमाल करना, एक ही छत के नीचे काम करते कर्मचारी का होना। निम्न कारकों के कारण पिछले कुछ समय में नियंत्रण के दायरे का पूरा विचार बदला है। कैसे बदला है? तो फर्स्ट है प्रशासन में स्वचालन और यांत्रिकीकरण का बढ़ता इस्तेमाल होना। सेकंड है प्रबंधन सूचना व्यवस्था यानी MIS। क्या हो जाएगा इसका? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कारण आई सूचना क्रांति। थर्ड है लोक सेवा में विशेषीकृत तकनीकिज्ञों और पेशेवरों की बढ़ती संख्या की भूमिका। प्राधिकार और जिम्मेदारी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राधिकार अथॉरिटी क्या होता है? तो मूने व रीली ने प्राधिकार की व्याख्या उस सर्वोच्च समन्वयक शक्ति के रूप में की जो सांगठनिक ढांचे को वैधता प्रदान करती है। प्राधिकार की प्रमुख चारित्रिक विशेषता वैधता, जबकि शक्ति की चारित्रिक विशेषता बल है। प्राधिकार की प्रमुख चारित्रिक विशेषता क्या है? वैधता है, जबकि शक्ति की है बल। प्राधिकार दफ्तर संभालने वाले की वैध शक्ति होती है। तो लोक प्रशासन में प्राधिकार के 3 स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? 3 हैं। तो पहला है आपका कानून अर्थात संविधान, विधिक अधिनियम, अधिकृत विधान और न्यायिक निर्माण होना। सेकंड है परंपरा अर्थात सांगठनिक प्रथाएं, नियम और काम करने की आदतें। पहला आ जाएगा कानून, दूसरा आ जाएगा परंपरा और तीसरा है प्रत्यायोजन अर्थात उच्चतर से निम्नतर स्तरों की प्राधिकार का अनुदान करना। मिलेट के अनुसार क्या कहते हैं? मिलेट निम्न 4 क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रशासकों को पर्याप्त प्राधिकार की जरूरत होती है। कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं इनके? पहला है गतिविधियों का उद्देश्य और ध्येय निर्धारित करना अर्थात कार्यक्रम प्राधिकार करना। सेकंड है कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए जरूरी ढांचे की रचना और संगठन अर्थात सांगठनिक प्राधिकार। थर्ड है कार्यक्रम के लक्ष्य और प्राथमिकताओं के अनुसार बजट संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण अर्थात बजटीय प्राधिकार। थर्ड है आगे कहते हैं कि प्राधिकार के वितरण के आधार पर संगठन के 2 प्रकार निम्न हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है ब्यूरो प्रकार जहां प्रशासनिक प्राधिकार एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। सेकंड है बोर्ड और आयोग प्रकार जहां प्रशासनिक प्राधिकार व्यक्तियों के एक समूह को प्राप्त होता है। जो ब्यूरो होता है, ब्यूरो में जो भी उनका बॉस होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति होता है, और जो बोर्ड और आयोग है, समितियां हैं, वहाँ पे जो प्राधिकार प्रशासनिक प्राधिकार होते हैं उसमें व्यक्तियों का समूह बनता है। समूह में उनका एक बॉस होता है। सिद्धांत थ्योरी क्या है? थ्योरी प्राधिकार की 2 सिद्धांत है। पहला है क्लासिक चिंतक द्वारा समर्थित प्राधिकार के स्थितिगत सिद्धांत और दूसरा है व्यवहारवादियों द्वारा समर्थित प्राधिकार के स्वीकृत सिद्धांत। तो प्राधिकार के स्थितिगत सिद्धांत
प्राधिकार के स्थितिक सिद्धांत निम्न परिभाषाओं में प्रतिबिंबित होते हैं। कौन कौन सी किसने परिभाषा दी है? तो सबसे पहले है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि प्राधिकार जनता की इच्छित और बेशर्त आज्ञाकारिता है जो इस विश्वास पर आधारित होती है कि श्रेष्ठ के लिए उन पर अपनी इच्छा थोपना उचित और उनका इसे मानने से इनकार करना अनुचित है। हेनरी फ्योल कहते हैं कि प्राधिकार आदेश देने का अधिकार और आज्ञा का पूर्णतः पालन करने की शक्ति है। यहाँ वेबर और फ्योल प्राधिकार को संगठन के एक पद का गुण मानते हैं बजाय एक व्यक्तिगत सदस्य का गुण मानने के। दूसरे शब्दों में प्राधिकार औपचारिक पद के साथ होता है और जहाँ भी इस पर आसीन होता है उसे प्राधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और आदेश और निर्देश जारी करने चाहिए। ये अधीनस्थों का कर्तव्य है और वे इन आदेशों और निर्देशों का पालन करें। प्राधिकार का स्वीकृत सिद्धांत। बर्नार्ड ने वेबर और फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्राधिकार की पारंपरिक, क्लासिकी और स्थितिगत या औपचारिक सिद्धांत को खारिज किया। उन्होंने प्राधिकार के स्वीकृत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस विचारधारा के अनुसार श्रेष्ठ के प्राधिकार की वैधता अधीनस्थ द्वारा दी गई स्वीकृति है। एक श्रेष्ठ प्राधिकार का प्रयोग तभी कर सकता है जब इसे अधीनस्थ स्वीकार करे। उन्होंने प्राधिकार को इस रूप में परिभाषित किया, क्या कहा उन्होंने कि यह एक औपचारिक संगठन है। क्या है? यह एक औपचारिक संगठन है कि यह एक औपचारिक संगठन में संचार क्रम का चरित्र है जिसकी बदौलत कई संगठन कोई योगदान करने वाला या सदस्य इसे जो वह करता है या जो वह नहीं करता है उसे नियंत्रक या निर्धारक के रूप में स्वीकार करता है, कम से कम जहाँ तक संगठन का प्रश्न है। बर्नार्ड के अनुसार एक अधीनस्थ किसी संरचना को प्राधिकार तभी मानेगा जब निम्न 4 स्थितियों साथ साथ मौजूद होंगे। स्थितियाँ क्या होगी? साथ साथ मौजूद होगी। कौन कौन सी 4 स्थितियाँ हैं? तो पहला है जब वह संचार को समझता हो, अर्थात बोधगम्यता हो वहाँ पे। सेकंड है जब यह संगठन के उद्देश्य के साथ असंगत ना हो। थर्ड है जब पूर्णता में वह उसके निजी हित में से मेल खाता हो। और फोर्थ है जब वह उसे पूरा करने में मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम अर्थात व्यवहारवादी हो। बर्नार्ड आगे जोड़ते हैं कि प्राधिकार की स्वीकृति में संगठन के व्यक्तिगत प्रतिभागी की तटस्थता का क्षेत्र सहायता करता है। वह आगे कहते हैं कि अधीनस्थ द्वारा आदेश तभी तक स्वीकार किए जाएंगे जब तक वे इस क्षेत्र में पड़ते हैं। इसलिए कार्यकारियों की सिर्फ वे ही आदेश देने चाहिए जो इस क्षेत्र में पड़ते हों। इस तटस्थता के क्षेत्र में सीमा योगदान संतुष्टि समानता द्वारा निर्धारित होती है। बर्नार्ड की तरह ही साइमन ने भी प्राधिकार के स्वीकृत सिद्धांत की वकालत की। उन्होंने प्राधिकार की व्याख्या उन निर्णय को लेने की शक्ति के रूप में की जो किसी दूसरे की गतिविधियों का मार्गदर्शन करते हैं। इसके बाद बर्नार्ड के तटस्थता के क्षेत्र का अनुसरण करते हुए उन्होंने स्वीकृत का क्षेत्र पेश किया। साइमन ने कहा कि जब श्रेष्ठतर इस स्वीकृत के क्षेत्र के बाहर अपने प्राधिकार का प्रयोग करते हैं तो अधीनस्थ उसे मानने से इनकार कर देता है। प्रकार टाइप्स क्या क्या हैं? तो मैक्स वेबर ने प्राधिकार के 3 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? पहला है पारंपरिक प्राधिकार। पारंपरिक प्राधिकार में क्या है? जो परंपराएं, प्रथाओं और नमूनों पर आधारित होता है। सेकंड है करिश्माई प्राधिकार। इसमें क्या होता है? जो शासक को
अपवाद स्वरूप बेहतरीन व्यक्तिगत योग्यताओं पर आधारित होता है। थर्ड है कानूनी तार्किक प्राधिकार, जो कानून, नियमों और कायदों पर आधारित होता है। अमिताई एतिजियो ने प्राधिकार को 3 वर्गों में बांटा है। ये क्वेश्चन भी अमिताई वाला आ चुका है पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो अमिताई एजितियो ने प्राधिकार को 3 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से है? पहला है बल प्रयोग प्राधिकार। बल प्रयोग प्राधिकार में क्या है? जो नकारात्मक प्रतिफल, शारीरिक खतरे इत्यादि जैसे सजाओं के डर पर आधारित होते हैं। सेकंड है मानक प्राधिकार, जो प्रतीकात्मक प्रतिफल के वितरण और हस्त साधन पर आधारित होते हैं। मानक प्राधिकार। थर्ड है उपयोगिता प्राधिकार, उपयोगितावादी प्राधिकार, जो उन भौतिक प्रतिफलों को देने पर आधारित होता है जो अधीनस्थों के लिए स्वीकृत और वांछित होते हैं, इसलिए इसे इनाम प्राधिकार से भी जाना जाता है। प्राधिकार को निम्न 3 प्रकारों में भी वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से प्रकार हैं इसके? तो रेखा प्राधिकार। कौन कौन से हैं? रेखा प्राधिकार। रेखा प्राधिकार में क्या है? जिसका सरोकार सांगठनिक लक्ष्यों की पूर्ति से है। रेखा प्राधिकार क्या है? कि जिसका सरोकार सांगठनिक लक्ष्यों की पूर्ति से है। सेकंड है स्टाफ प्राधिकार, जिसका सरोकार संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए रेखा जो परामर्श देने से है। थर्ड है कार्यात्मक प्राधिकार, जो पूरा किए जाने वाले कार्यों में निहित है, इस तरह निर्देश की पूरी श्रृंखला से होकर गुजरता है। जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तक हम प्राधिकार पढ़ रहे थे, अब क्या है? जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे। जिम्मेदारी से आज से अपने कर्तव्यों को पूरा करने की एक व्यक्ति की बाध्यता से है। G.R. टेडी कहते हैं, जिम्मेदारी एक व्यक्ति की उन नतीजों को हासिल करने की बाध्यता है जो उसके और उसके श्रेष्ठ की हिस्सेदारी के जरिए निर्धारित होते हैं। यह जवाबदेही से भिन्न है, जिसका अर्थ निर्देशों के अनुसार काम को पूरा करने के संबंध में श्रेष्ठ के प्रति उत्तरदायित्व होता है। जिम्मेदारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला है संचालन जिम्मेदारी और दूसरा है अंतिम जिम्मेदारी। पहली जिम्मेदारी अधीनस्थों को सौंपी जा सकती है, लेकिन दूसरी नहीं सौंपी जा सकती। फ्योल के अनुसार क्या कहते हैं? फ्योल प्राधिकार और जिम्मेदारी अंतर संबंधित और समानुपातिक है। उनके शब्दों में प्राधिकार को जिम्मेदारी से अलग नहीं समझा जा सकता, यानी अनुशासित इनाम या सजा से अलग नहीं समझा जा सकता, जो शक्ति के प्रयोग के साथ साथ चलती है। जिम्मेदारी प्राधिकार का सहज फल है। यह इसका एक नैसर्गिक नतीजा, एक प्रतिमूर्ति है, और जहाँ कहीं भी प्राधिकार का प्रयोग होता है, जिम्मेदारी भी पैदा होती है। उसी प्रकार उर्विक ने कहा, किसी समूह या व्यक्ति को बिना आवश्यक प्राधिकार दिए किसी भी प्रकार की गतिविधियों के लिए जवाबदेह ठहराने पर वह जिम्मेदारी उद्घोषित तौर पर असंतोषजनक और अनुचित होगी। परवाह में काम होने के लिए यह बेहद अहम है कि सभी स्तरों पर प्राधिकार और जिम्मेदारी सहावसानी और परस्पर समान है। इसे ही उन्होंने तदानुरूपता का सिद्धांत कहा। प्रशासनिक प्रक्रिया में जिम्मेदारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? राजनीतिक, संस्थाबद्ध और पेशेवर। ये 3 प्रकार की प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है। राजनीति में क्या होता है? राजनीतिक जिम्मेदारी से आशय है कि उस जिम्मेदारी से है जो कार्यकारिणी की विधायिका के प्रति होती है, जो स्वयं जनता के प्रति जिम्मेदार होता है। संस्थाबद्ध में क्या जिम्मेदारी होती है? संस्थाबद्ध जिम्मेदारी से आशय है उस जिम्मेदारी से है जो प्रशासनिक एजेंसियों की जन कल्याण के प्रति होती है, यानी जनहित के प्रति प्रतिक्रियाशील होती है।
पेशेवर जिम्मेदारी से आशय उस जिम्मेदारी से है जो लोक सेवा की पेशेवर मानकों और नैतिकताओं और व्यवहार संबंधी नियमों के प्रति होती है। इसे नैतिक जिम्मेदारी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।